नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 12 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 16 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर अब 317 पहुंच गई है। साथ ही आपको बता दें, शनिवार को प्रदेश में 321 सक्रिय मामले सामने आए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार रविवार को 9,646 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 6 जिलों अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 2-2 और देहरादून में 4, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,749 हो गई है। इनमें से 3,29,006 लोग ठीक हुए हैं और प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,377 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन सीमा से जुड़ने वाला एक मलारी हाईवे 10वें दिन भी ठप पड़ा मिला। बता दें, नीति घाटी में कोहरी होने के कारण अभी तक हेली रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया है और चट्टान से फिलहाल पत्थरों को छिटकना बंद हो गया है। बता दें, बीआरओ की जेसीबी मशीनें हाईवे को खोलने में जुटी हुई हैं और मौके पर मौजूद जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि नीति घाटी के ग्रामीणों की आवाजाही के लिए प्रभावित क्षेत्र में पैदल रास्ता भी बना लिया गया है। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें ग्रामीणों को सुरक्षित आवाजाही करा रही हैं और मौसम ने अगर साथ दिया तो संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार तक जो है हाईवे सुचारू कर दिया जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे सुचारू हो सकता है और ऐसे में चमोली जनपद में बारिश हुई है। हालांकि मौसम आज सामान्य बना हुआ है। चमोली जनपद में भूस्खलन से अभी भी 7 संपर्क मोटर मार्ग अवरुद्ध है। बड़ी अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। बता दें, 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं और सत्र के पहले ही दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही बता दें, सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए। इस बीच 2022 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब देने की रणनीति बनाई। बता दें, धामी का बतौर मुख्यमंत्री ये पहला विधानसभा सत्र होगा जहां पर संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बंशीधर भगत के ऊपर सदन में सरकार का पक्ष रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह के लिए ये पहला सत्र है। वहीं पक्ष और विपक्ष सदन में नए अंदाज में नजर आए और साथ ही माना जा रहा है कि वर्तमान सरकार का यह अंतिम सत्र होगा। देहरादून में थाना वसंत विहार के इंजीनियर एनक्लेव स्थित जीवन परिवर्तन नशा मुक्त केंद्र से 12 युवक खिलाड़ी तोड़कर भाग गए हैं। बता दें, इससे पुलिस के साथ केंद्र में हड़कंप मच गया है और सूचना पर पुलिस केंद्र से फरार युवकों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए सभी थाना चौकियों को सूचित किया गया। तो वहीं फरार युवकों में एक नाबालिग भी शामिल है। थाना वसंत विहार पुलिस के मुताबिक भागने वाले युवकों ने केंद्र की खिड़की को तोड़कर निकलने का रास्ता बनाया। बताया ये जा रहा है कि इससे पहले भी उन्होंने खिड़की के पेच खोलकर भागने की कोशिश की थी। तब संचालक को मौके पर सूचना मिल गई थी और उसने खिड़की को ठीक करवा लिया था। साथ ही आपको बता दें, रविवार की शाम को करीब 5 बजे युवक खिड़की को तोड़कर फरार हो गए। सभी थानों को इस संबंध में सूचित भी कर दिया गया है। जल्द ही उन्हें पकड़ने का आश्वासन दिया जा रहा है। बात करें वैक्सीनेशन की, तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे कोविड टीकाकरण में आज सोमवार को नया रिकॉर्ड बनाए जाने की संभावना है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दिन में 2 लाख टीकों का लक्ष्य रखा गया है। सबसे अधिक देहरादून जिले में, जहां 1 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। तो वहीं प्रदेश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार और विभाग का विशेष जोर है। ऐसे में केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो रही है। ऐसे में से देखते हुए सोमवार को पूरे प्रदेश में 2 लाख लोगों को टीका लगाने की रणनीति तय की गई है। साथ ही राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मर्तोलिया ने आगे बताया कि अकेले देहरादून जिले में 1 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन लगवाने के लिए कोविड पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया गया है। ऐसे में उनका टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण कर वैक्सीन उन्हें लगाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि नजदीकी बूथ पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं।
भारत की हॉकी टीम में शामिल स्टार मिडफील्डर सिमरनजीत सिंह 24 को रुद्रपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में छात्रों को हॉकी के गुरु मंत्र सिखाने पहुंच रही हैं। उसके बाद वो मीडिया से प्रेस वार्ता भी करेंगी और पीलीभीत के मझोली निवासी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की टीम से जर्मनी के खिलाफ खेला था। उन्होंने ही पहला और 5वां गोल दागकर भारत को 41 साल बाद कांस्य पदक दिलवाया है। बता दें, रुद्रपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सुरजीत सिंह ग्रोवर ने बताया है कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम की जीत के स्टार सिमरनजीत सिंह 24 अगस्त को सुबह 10 बजे स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं इस रक्षाबंधन एक बहन ने अनूठी मिसाल पेश की है। बहन ने अपने से उम्र में छोटे भाई की जान बचाकर पूरे परिवार की मुश्किलें हल कर दी। खेतड़ी उपखंड के डाड़ा फतेहपुर का यह मामला है, जहां रक्षाबंधन से महज 4 दिन पहले छोटे भाई को किडनी देकर एक बहन ने बचा लिया है। दोनों ने राखी भी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ही मनाई। खेतड़ी महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डी देवी, जिन्होंने अपने छोटे भाई खुड़ाना महेंद्रगढ़ निवासी सुरेंद्र सिंह को किडनी दी है। गुड्डी देवी ने आगे बताया कि सुरेंद्र सिंह की तबीयत हाल ही में खराब हो गई थी और इसके चलते दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनकी जांच कराई गई। पता चला दोनों किडनियां खराब हैं और जल्द ही अगर नहीं बदली गई तो भाई की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में गुड्डी देवी ने 19 अगस्त को अपने भाई को किडनी दे दी। और 71 वर्षीय मंजूरी सक्सेना और 65 वर्षीय योगेंद्र सक्सेना दोनों भाई बहन रहते भले ही अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन उनका मिलना तय होता है। बीते 2 साल में कोरोना के कारण दोनों भाई बहनों को रक्षाबंधन पर दूर रहना पड़ा। इस बार स्थिति कुछ हद तक सामान्य रही और ऐसे में स्वास्थ्य ठीक होने के कारण मंजूरी का भाई के पास दिल्ली जाना मुमकिन नहीं था। उधर भाई के घर भी अगले महीने बेटी की शादी की तैयारियों के कारण उनका राखी बंधवाना आना नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये भाई बहनों का यह अटूट प्यार ही था कि योगेंद्र समय निकालकर राखी बंधवाने पहुंच गए। इंजीनियर्स एनक्लेव निवासी 71 वर्षीय मंजूरी की खुशी का तब ठिकाना ही नहीं रहा जब उनके भाई उनसे राखी बंधवाने पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, बीते 2 साल से रक्षाबंधन पर साथ नहीं होने के कारण ये दोनों भाई बहनों में मलाल रह गया था और इस बार उनका मिलना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद समय निकालकर दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे से मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। और अफगानिस्तान में तालिबान की तबाही जारी है और तालिबान अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर अपना कब्जा भी जमा चुका है। पर अब तालिबान को टक्कर देने वाला कोई भी अब तक सामने नहीं आया। लेकिन आखिर कौन है वो जिससे दहशतगर्द तालिबान भी खौफ खाता है और तालिबान के 300 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर किसी से नहीं छुपा। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पर इन सब के बीच अब तालिबान अफगानिस्तान के बाकी बचे हिस्सों पर भी हुकूमत काबिज करने के लिए निकल पड़ा है। और इस बीच कोई ऐसा भी है जिसने तालिबान को भी डरा दिया है, जिससे तालिबानी भी खौफ खाते हैं और जिसने एक ही झटके में तालिबान के 300 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। तो चलिए आपको बता दें कि अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका पंजशीर है जो तालिबान के कब्जे से बाहर है और अब तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इसे तालिबान का आत्मघाती कदम बताया है। तो वहीं सालेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले स्लॉग हाईवे को अब बंद कर दिया गया है। पर इन सब के बीच पंजशीर के रास्ते में अद्राब घाटी भी है जो तालिबानियों के गले की हड्डी बन चुकी है। वहां नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का दावा है। ये घात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया था और इससे पहले बागलान में जबल ए सिराज में 300 से ज्यादा तालिबानियों को मारने का दावा किया जा रहा है। दरअसल बागलान प्रांत तालिबानी कब्जे से आजाद हुआ था। सालेह और अहमद मसूद की नॉर्दर्न अलायंस ने बागलान प्रांत को तालिबानी कब्जे से आजाद करा दिया। 34 प्रांतों वाले अफगानिस्तान में
अब 2 प्रांतों में अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहा है, जबकि 32 प्रांत अभी भी तालिबान के कब्जे में है। इस जीत के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति सालेह की एक ताजा फोटो भी सामने आई, जिसमें वो एक प्ले कार्ड लिए हुए दिख रहे हैं और पीछे अफगानिस्तान का झंडा है और प्ले कार्ड पर लिखा है अल्लाह इज ग्रेट। साथ ही अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक बागलान की लड़ाई में 300 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए। तालिबानी बागलान में 30 से ज्यादा हथियारबंद वाहन, लैंड माइन और हथियार छोड़कर काबुल भाग गए और ये बागलान के जिले दीह सलाह में नॉर्दर्न अलायंस की जीत के बाद की है, जहां पर गाड़ियों पर भी पूरी शान से अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहा। दूसरी तरफ बागलान में मुंह की खाने के बाद तालिबान अपने लड़ाकों को पंजशीर इकट्ठा कर रहा है। ये जानकारी खुद कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर दी। सालेह ने लिखा कि पड़ोसी अदराब प्रांत में मुंह की खाने के बाद तालिबान ने अपने लड़ाके पंजशीर घाटी के प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस बीच सोलांग हाईवे को हमारे लड़ाकों ने बंद कर दिया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जाने से बचना चाहिए, जल्द मिलेंगे। पंजशीर में तालिबान की राह कतई भी आसान नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा इलाका नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ है। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मौजूद हैं। ऐसे में तालिबानी लड़ाकों पर ऊंचाई से गोलियां बरसाई जाएंगी, जिससे बचने का उनके पास मौका बेहद ही कम होगा। अब चलिए आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंजशीर घाटी काबुल के उत्तर में हिंदू कुश में स्थित है। ये क्षेत्र 1980 के दशक में सोवियत संघ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ था। इस घाटी में 1.5 लाख से अधिक लोग, घाटी में सबसे अधिक ताजिक मूल के लोग रहते हैं और चूंकि पंजशीर घाटी हमेशा प्रतिरोध का केंद्र बना रहा, इसीलिए इस क्षेत्र को कभी भी कोई जीत नहीं सका है। ना सोवियत संघ, ना अमेरिका और ना ही तालिबान इस क्षेत्र पर कभी कोई नियंत्रण नहीं कर सका। तो वहीं तालिबान ने अब तक पंजशीर पर हमला भी नहीं किया था और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पंजशीर घाटी एक ऐसी जगह है और ऐसी जगह पर है जो इसे प्राकृतिक किला बनाता है और इसे हमला ना होने का एक मुख्य कारण बनाया जाता है। अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह, मोहम्मद खान पंजशीर प्रतिरोध के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। पंजशीर घाटी क्षेत्र को नॉर्दर्न अलायंस भी कहा जाता है। नॉर्दर्न अलायंस 1996 से लेकर 2001 तक काबुल पर तालिबान शासन का विरोध करने वाले विद्रोही समूहों का गठबंधन था और इस गठबंधन में अहमद शाह मसूद, अमरुल्लाह सालेह के साथ ही करीम खलीली, अब्दुल राशिद दोस्तम, अब्दुल्ला मोहम्मद, मोहिकिक अब्दुल्ला कादिर, मोहसेनी जैसे लोग शामिल थे। तो वहीं आपको बताते चलें कि अमरुल्लाह सालेह मौजूदा वक्त में कहां है ये साफ नहीं है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पंजशीर घाटी में ही है और उन्होंने 19 अगस्त को ट्विटर पर लिखा, देशों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान निगल नहीं सकता। ये तालिबान के शासन के लिए बहुत बड़ा है। अपने इतिहास को अपमान कर एक अध्याय न बनने दे और आतंकी समूहों के आगे नतमस्तक न हो। तो वहीं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने भी अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के खिलाफ पश्चिमी देशों से मदद मांगी है। वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं पंजशीर घाटी से लिख रहा हूँ, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हूँ। मुजाहिदीन लड़ाके एक बार फिर से तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। हमारे पास गोला बारूद और हथियारों के भंडार हैं, जिन्हें मैं अपने पिता के समय से ही जमा करता रहा हूं, क्योंकि हम जानते थे कि ये दिन आ सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि तालिबान सिर्फ अफगान के लोगों की समस्या नहीं है। तालिबान के नियंत्रण से अफगानिस्तान कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद का मैदान बन जाएगा और यहाँ एक बार फिर लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रची जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। तो वहीं 76 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमला कर दिया था। इसके 3 दिन बाद ही जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। दोनों शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए थे। 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई और जो बच गए उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। आइए जानते हैं दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में।
1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदान और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से अब बेहद दूर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें, पैदल चलते लोग और सैनिक वाहन दिखाई दे रहे थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में को नीचे उतर जाने के लिए कहा। डिब्बों को इंजन से अलग कर वहीं रोक दिया गया, लेकिन इंजन आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़कर जाने वाले लोगों से भर चुकी थी। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की भौहें इस तरह से झुलस रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा हुआ पोस्टर झूलता रहता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, वो थी पानी। करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी थी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। वास्तव में काले रंग से भी गहरी बारिश थी, कुछ कुछ ग्रीस की तरह, जो दीवारों और कपड़ों पर अमिट निशान छोड़ रही थी। दूसरी तरफ 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने एक दोस्त के साथ रात बिताई थी। जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरों को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार माने जाते हैं। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिटेक्ट कराया। 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिरा दिया है। हिरोशिमा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए। जब डोमी और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल करें इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।